दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज की चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। दिल्ली में इस समय केजरीवाल की सरकार है, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री आतिशी हैं। 8 तारीख में नतीजे क्या बताएंगे, ये फैसला तो 8 तारीख को होगा। लेकिन मुकाबला किसके किसके बीच है इस चुनाव में, ये पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे और एक चुनाव का पूरा ओवरऑल विश्लेषण हम इस प्रोग्राम में आपको देंगे कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी का, बीजेपी का, या फिर पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव में उतरी कांग्रेस का, जो 0 सीट पर है। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये चुनावी चर्चा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो ये स्टोरी है, ये जो कहानी है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 58 सीटें सामान्य हैं और 12 सीटें जो है शेड्यूल कास्ट यानी रिजर्व हैं। 36 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होता है। यहां जो वोटरों की संख्या है वो 1.55 करोड़ है। इनमें से 83.49 लाख जो वोटर हैं वो मतदाता पुरुष हैं और 71,74,हजार जो वोटर हैं वो महिला हैं। और यहाँ थर्ड जेंडर्स भी ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक तो नहीं कहेंगे, 1261 उनकी संख्या है। और सबसे जो खास बात है, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मतलब जिन्होंने 18 साल की उम्र पार की और चुनाव वोट डालने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उनकी संख्या 2.8 लाख है। 5 तारीख को यह तय होगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और 8 तारीख को इसके नतीजे आएंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की जो एक विधानसभा सीट है मिल्कीपुर, वहां पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। अगर हम दिल्ली की ओवरऑल स्थिति को देखते हैं तो 2020 में दिल्ली में 95 पार्टियां मैदान में उतरी थी। वैसे तो हमको 3 पार्टियां ही नजर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो मुख्य तौर पर लड़ाई में है। लेकिन 2020 मतलब इससे पहले जो चुनाव हुआ था, उनमें 95 पार्टियां दिल्ली के मैदान में उतरी थी। इनमें 82 पार्टियां तो रजिस्टर्ड थीं और 5 पार्टियां ऐसी थीं जो एक दूसरे का वोट मतलब खेल खराब करने की स्थिति में थी। और कई बार ऐसा होता है कि ये जो छोटी पार्टियां होती हैं वो किसी बड़ी पार्टी का नुकसान करती हैं। हालांकि जो बीजेपी है, कांग्रेस है, इन दो पिछला जो दो चुनाव हो रहे हैं, इनमें किसी गठबंधन के बूते मैदान में नहीं उतर रही हैं। और जो मैजिक नंबर है, ये मैंने पहले बताया कि आपको 36 सीटें चाहिए होती हैं विधानसभा का चुनाव जीतने के लिए। और जो मुख्य पार्टियां और यहां भाग्य एक तरीके से कैंपेन वो कर रही हैं, उनमें से बीजेपी, कांग्रेस और आप के अलावा बीएसपी यहां पर सबसे प्रमुखता से कैंपेन कर रही है। उसके जो मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वो जबरदस्त तरीके से कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि जो आजाद पार्टी के जो सांसद हैं, पहली बार चुनाव जीते हैं, चंद्रशेखर आजाद और रावण, वो भी जो है यहां दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें बिहार की जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी, आरएलडी और महाराष्ट्र की शिवसेना भी दिल्ली में चुनाव मैदान में उतरी थी। इस बार भी जेडीयू, लोजपा और आरजेडी के मैदान में उतरने की चर्चा है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने बिना शर्त आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया
और अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी दिल्ली के जंग में नहीं उतरेगी। जो 2015 से अगर हम देखते हैं पूरा डेटा, तो 2015 के मुकाबले 2020 में जो पार्टियों की संख्या थी वो थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि 2015 में 50 रजिस्टर्ड पार्टियां मैदान में उतरी थी और 2020 में 82 पार्टियां। लेकिन जो मुख्य मुकाबला था दिल्ली में 2020 में, वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच था, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता में है और आम आदमी पार्टी राजनीतिक एक तरीके से सामाजिक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और सीधे उसने दिल्ली में सरकार बनाई थी। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी और 2020 में 62 सीटें। दिल्ली में 70 सीटें हैं और आपके साथ बीजेपी भी दिल्ली के दंगल में खासा प्रभाव रखती है। बीजेपी ने 2020 में 8 सीटें जीती थी। हालांकि अगर देखा जाए 2020 और 2015 के नतीजों को अगर हम छोड़ दें, तो भारतीय जनता पार्टी यहां हमेशा से 2 अंकों में सीटें जीतती रही हैं, लेकिन 2020 और 2015 में यह संभव नहीं हो पाया। हालांकि जो 2013 था, 2013 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन समीकरण और संख्या न होने की वजह से पार्टी सरकार यहां पर नहीं बनाई और कांग्रेस जो यहां की 15 साल तक सत्ता में रही है लगातार, वो जो है एक बुरी तरीके से यहां पर कमजोर हुई। 2020 में जो है कांग्रेस को मात्र 4% वोट मिले और जो सिचुएशन रही उसमें एक सीट भी कांग्रेस के हत्थे नहीं लगा। लेकिन जो 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें तो 4% वोट मिले, लेकिन जो 2025 का चुनाव हो रहा है इसमें कांग्रेस बड़े नेताओं पर दांव लगाई है और कांग्रेस जो है मुकाबला जो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच है उसे त्रिकोणीय बनाने में लगी हुई है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में इन 3 पार्टियों के अलावा जो पार्टियां छोटी हैं वो भी खेल बिगाड़ने में कम नहीं है। उनमें से एक है बहुजन समाज पार्टी। 2008 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 2 सीटें जीती थी और 15% वोट मिले थे उसे। 2013 में हालांकि बीएसपी को महज 5% वोट मिला और इस बार के चुनाव में बीएसपी मजबूती के साथ डटी हुई है और जो 12 विधानसभा सीटें जो रिजर्व हैं वहां पर दलितों की संख्या ठीक ठाक है और बीएसपी दलितों के वोट के लिए जानी जाती है। लेकिन इधर 3 चुनावों से पूरे देश में बीएसपी यानी मायावती की जो पार्टी है बीएसपी, उसका जो दलित वोट है, मतलब जो काडर वोट है, वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। वैसे दिल्ली में अगर देखते हैं आप तो करीब 17% आबादी दलितों की है। 2013 में सुल्तानपुर माजरा सीट पर बीएसपी तीसरे नंबर पर थी। यहां बीएसपी को मिले वोट की वजह से ही कांग्रेस जीती थी। इसी तरीके से 2020 में बीजेपी उम्मीदवार को 3719 वोट से जीत मिली थी केवल। यहां पर बीएसपी को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। बीएसपी जीत तो नहीं पाती है, लेकिन खेल खराब करने में कई सीटों पर उसका प्रभाव रहता है। वैसे बीएसपी सिख बहुल सीटों पर भी कुछ हद तक प्रभावी रहती है। 2015 में जो 2 सीटें उसने जीती थी उनमें से 1 सीट सिख प्रभावित थी और जो 4% वोट है दिल्ली में वो बताया जाता है कि 6 मतलब सिख मतदाताओं का है और हालांकि जो 2020 है, 2020 में जो बीएसपी का परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। बीएसपी को मात्र 2% वोट मिले थे
अरविंद केजरीवाल की लहर के बाद बीएसपी ने हालांकि 2% वोट हासिल किया था और 8 सीटें जो है वो बीजेपी जीती थी, कांग्रेस 0 पर थी। ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में इन सब के अलावा जो मुस्लिम सीटें हैं, जहां मुस्लिम डोमिनेशन है, उनका भी एक बड़ा प्रभाव है। दिल्ली की करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम अच्छे खासे संख्या में हैं। एक सीट तो ऐसी है जहां 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 2020 और 2015 इन दोनों चुनाव में मुस्लिम जो वोटर थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल का साथ दिया था। लेकिन जब यहां एनडीएमसी के चुनाव हुए, उसमें जो मुस्लिम वोट था, वो एक धड़ा कांग्रेस की तरफ खिसक करके चला गया था। अरविंद केजरीवाल की चिंता यही है कि अगर वो धड़ा जो मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, तो अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आम आदमी पार्टी से का अगर ये वोट करीब, ये भी मुसलमानों का भी वोट करीब 18-19% के आसपास है। अगर इनमें से 50% वोट भी कांग्रेस की तरफ जाता है, तो आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि 12 सीटें ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी महज 10,000 के अंतर से जीती है और 6 सीटें ऐसी हैं 8 में से, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 10 से 12,000 वोट्स के अंतर से जीती है। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं, बल्कि एक सीट ऐसी है जो 1,000 वोट के अंतर से जीती है। तो बीजेपी के लिए जो 2020 का जो वोट था, वो पहले रोकना जरूरी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिए जो करीब 52% वोट 2020 के चुनाव में हासिल हुआ था, अगर 5 आधे फीस मतलब जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम वोटर हैं, अगर आधे खिसक करके कांग्रेस की तरफ जाते हैं, तो आम आदमी पार्टी को करीब 8 से 10% वोट का नुकसान होगा। ये 8 से 10% वोट का नुकसान बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को बराबर पर ला करके खड़ा कर देगा। ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी नुकसानदायक चीज होगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को लुभाने के लिए 2100 रुपए महिला लाडली बहना योजना को शुरू किया है। 1,000 रुपए वो दे भी रहे हैं और उन्होंने कहा कि जब वो लौटेंगे सरकार में तो 2100 रुपया महीना देंगे। महिलाओं की जो वोट संख्या है वो भी यहां अच्छी खासी है। मतलब महिलाएं जो हैं यहां पर करीब मतलब जो महिलाओं की तादाद है, जो वोट है, वो है 71,74,000। मतलब उनकी भी संख्या लगभग 48% के आसपास है। अगर इतनी महिलाएं को महिला जो लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है और वो जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है कि जहां कहीं भी लाडली बहना योजना चली है, वहां पर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, जहां कहीं भी ये स्कीम चली है, वहां पर सत्ता में जो पार्टी रही है वो वापस जरूर आई है। तो अगर इसका इंपैक्ट दिखता है, तो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी एक बार फिर महिलाओं की बदौलत सत्ता में आ जाएगी। आज की चुनावी चर्चा में इतना ही, लेकिन इस चुनाव का एक बुलेट पॉइंट है कि मुस्लिम वोटर क्या कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा या फिर भारत आम आदमी पार्टी के साथ इंटैक्ट बना रहेगा। 2 चुनाव की तरह तीसरे चुनाव में भी सारा दारोमदार इनके ऊपर और महिलाओं के ऊपर है। चुनावी चर्चा में हम आगे भी चर्चा करेंगे। आज की चुनावी चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।